नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को, आप चाहे सड़क पर हो या सरहद पर कहीं भी हो, आप सबको मेरा दिल्ली के जंतर मंतर से सलाम पहुंचे, आपको प्रणाम पहुंचे और आपको नमस्कार पहुंचे। और हमारे साथ आपकी हक के मांग के लिए, चूंकि आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो आप नहीं आ सकते, तो आपके जो संगठन के लोग हैं जो आपसे पहले रिटायर्ड हुए हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और आपकी मांग के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो हम उनमें से बात करेंगे कि आखिर देखिए, मुद्दा तो एक तरह से कमोबेश, और हमें भी लगता है सबसे पहला मुद्दा ओपीएस, वो तो मुद्दा है ही, और भी जो मुद्दे हैं तो उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ आईटीबीपी से और सीआरपीएफ से कुछ लोग हैं। सर, आप आईटीबीपी से हैं? मैं एडवोकेट केपी सिंह, एक्स आईजी आईटीबीपी। अच्छा, आप एक्स आईजी आईटीबीपी? जी। अच्छा जी सर, क्या कहेंगे सर? आज रामनवमी का जन्म पर्व है, तो मैं सबको आज रामनवमी की बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही 6 अप्रैल को हमारे 76 जवान 2010 में शहीद हुए थे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अपनी बात को मैं 5 पॉइंट में समाप्त करूंगा। नंबर 1, तो जो हमारे शहीद हुए थे 76, आज तक किसी को भी सजा नहीं मिली। 92 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, जिसमें 82 लोग अभी तक फरार हैं। देश की ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि 82 आदमी को देश में ढूंढ नहीं पाए? दूसरा, 10 आदमी जो एफआईआर में दर्ज थे और अरेस्ट हुए थे, वो भी कोर्ट से बरी हो गई। क्या हमें कहीं ऐसी बू आती है, कहीं यशवंत वर्मा जैसे जज के घर में नोट जले थे, क्या वो हमारे जवानों की कुर्बानी भी इसी तरह सुहा हो गई क्या? नंबर 2, हमारे जवान दूर दूरांत जगहों पर रहते हैं, जहां पर 9-9, 10-10 महीने इकट्ठे रहते हैं और घर नहीं पहुंच पाते हैं। उनके घरों पर बहुत से झगड़े फसाद होते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा हो जाते हैं। तो हमारे कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आर्मी की तरह ऐसी व्यवस्था नहीं है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, जहाँ एसडीएम और एसपी उनकी समस्याओं को सुलझें और सुनकर के निपटाएं। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है ओपीएस का। जो सीमा पर सिपाही लड़ाई लड़ता है, आर्मी के साथ लड़ाई लड़ता है, तो एक साथ 2 लोग एक ही मोर्चे में लड़ाई लड़ रहे हैं, एक को तो पेंशन है और दूसरे को पेंशन नहीं है। ये बड़ा भेदभाव है, क्योंकि जो बंदूक उसके पास है आर्मी वाले के पास, वही बंदूक हमारे पास है। हमारी बंदूक भी आगे बोलती है, उनकी बंदूक भी आगे बोलती है, और दुश्मन के सीने में हम भी छेद करेंगे, वो भी करेंगे, और दुश्मन की गोली से हम भी घायल होंगे, हम भी मरेंगे। लेकिन हमारे दोनों में पेंशन में फर्क है, हमें पेंशन नहीं है, और हमारे जो नए अफसर आएंगे और नए जवान आएंगे उनको पेंशन नहीं मिले। मैंने तो इसके लिए ये सोचा है कि हमारे जो सर्विंग लोग हैं अपनी बात कानून के हिसाब से कोई विरोध नहीं कर सकते, लेकिन उनको 26 जनवरी या 15 अगस्त को एक मास का जो लीव की अप्लाई करनी चाहिए कि हम अपनी पेंशन व्यवस्था के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं। सरकार हमको एक दिन की छुट्टी दे, 26 जनवरी को ले लें या 15 अगस्त को ले लें, जिस सरकार को एहसास हो कि पेंशन न मिलने का पेन कितना है। दूसरा, हमारे बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, इसके बहुत सारे पैसों की कमी है। हम अपने सर्विंग अफसरों से नहीं कह सकते, सर्विंग मेंबरों से पैसा देने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने उन लोगों से जो फैमिली में रहते हैं उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमें एक चाय की कीमत का हर व्यक्ति रोज इन संगठनों को दान दे। और दूसरा, सरकार तब तक हमारी बात नहीं सुनती जब तक हम कहीं न कहीं पॉलिटिकली मजबूत ना हो। मैं कहता हूं, हम 10 लाख सर्विस में हैं, 10 लाख से ज्यादा 4-5 गुना फैमिली होंगी तो करीब 50 लाख हुए, और इससे ज्यादा हमारे रिटायर है। करीबन 2 करोड़ पॉपुलेशन हमारे इस देश में है, जो देश के इलेक्शन को प्रभावित कर सकती है। इस चीज को कहीं न कहीं सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये अभी इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कोई बहुत बड़ा आक्रोश ना बन जाए। आप तो देखिए, आप तो रिटायर्ड आईजी हैं और अब वकील भी बन गए आप। जी। आपका भावनाओं जो आपने कहा बड़ा अच्छा लगा सुन के। जी। लेकिन आमतौर पर जो जवान होता है ना, वो कहता है कि हमारा जो अफसर होता है ना, आईजी आप अफसर भी रहे होंगे, कहता है कि हमारा अफसर नहीं करता। अगर अफसर कर दिया होता ना, एक लिख देता कि ओपीएस दो भाई, फाइल तो बढ़ाते। नहीं, ओपीएस तो अफसर को भी चाहिए, जवान को भी चाहिए। और जहाँ तक रिलेशन की बात, आईजी थे ना, जी जी, आप लिख सकते। नहीं, वो बात हमारी तो बॉर्डर नहीं, हम अपने लेवल पे ये बात बार बार सरकार को देते रहे कि हम सभी को पेंशन मिलनी चाहिए। जहां तक आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा सवाल शायद कर रहे हैं कि अफसरों और जवानों के बीच रिलेशन क्या है। मैं आपको एक ऑपरेशन की बात बताता हूं। मेरा जवान एक ऑपरेशन में गिर गया, उसका एलएमजी थी, तो मैं खुद एलएमजी लेकर के दौड़ा और आतंकवादी का पीछा किया। तो हमारे जवानों के अफसरों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। देखिए, देश का जवान हो चाहे अफसर हो, हाँ। तो अगर दुश्मन है तो फिर तो। और जहां तक हक की बात है, अगर हमारे सिपाही के एक भी खरोंच आ जाती है तो रात को सीओ नींद नहीं ले पाता है, हॉस्पिटल में बैठा उसका इलाज कराता जब तक ठीक नहीं हो जाता। तो रिलेशन हमारे बीच में बहुत अच्छे हैं।
कोई एक आध घटना कोई हो सकती है, एक आध घटना, अदरवाइज आजकल ऐसा सिस्टम बन गया है कि जवान भी कंफर्टेबल है। और जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी, जवान जमीन पे बैठ कर खाना खाता था, आज हमारा जवान भी डाइनिंग टेबल पे खाना खाता है, चाहे पोस्ट हो चाहे बटालियन हेडक्वार्टर हो। जी तारादत्त जी, धन्यवाद सर। ITBP से है ना? या मैं डिप्टी कमांडेंट रिटायर हूँ, तारादत्त शर्मा मेरा नाम है। मैं 2010 में रिटायर हो गया था। 2011 से लगातार इस जगह पर इस मुहिम से हम जुड़े हुए हैं। मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि हमें एक तो सैनिक कल्याण बोर्ड कहते हैं, हम चाह रहे हैं पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड हमको हर जिले में मिले, सबसे बड़ी। दूसरा, हर राज्य में, चाहे उत्तराखंड है, चाहे मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हर राज्य में हमारा एक अलग से एक सचिव बैठे, अलग से उसका वो बने, ताकि वो पूरे उसको डील करे। दूसरी, मेडिकल फैसिलिटी देख रहे हैं, आज मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। सीजीएस के लिए कितने बार हम लड़ चुके हैं। सीजीएस, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से आता हूँ। डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में, रानीखेत में, नैनीताल में कहीं भी कोई सीजीएस नहीं है। देहरादून में बेशक है, हमने कई बार लड़ते जा रहे हैं, अभी तक नहीं हुई। अब हल्द्वानी में अभी डिक्लेयर किया है उन्होंने कि शायद कुछ दिनों में आपको सीजीएस व्यवस्था दी। मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी इतने सालों की मांग जो हर बार, और 2004 के बाद पेंशन है ही नहीं, ये तो हर लोग सुनते आ रहे हैं। और दूसरा, झंडा दिवस, झंडा दिवस अगर आर्मी में मना सकते हैं तो क्या पैरामिलिट्री में नहीं मना सकते हैं? झंडा दिवस भी हमारा नहीं होता। मेरा सरकार से, माननीय मोदी जी से मेरा भी अनुरोध है, स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी पैरामिलिट्री की समस्याओं को सुना जाए और पूरे देश में जितने भी हमारे पैरामिलिट्री के लोग हैं, परिवार हैं, वो आपका आभार प्रकट करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जी आप किससे हैं? मैं सीआरपीएफ से हूँ, रिटायर्ड हवलदार। रिटायर्ड हो गया? जी 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 सर, देखिए मैं बीआरएस आया था, और हाँ आज के जवान जो है जी, वो यही चाह रहे थे कि यूपीएस में अगर रिटायरमेंट का 20 साल हो नहीं, जाता मैं है, उसके लिए भी मैं बताना चाह रहा हूँ सर। आप ये देखिए, सेना के अंदर जो सेना का जो पॉलिसी है और जो पैरामिलिट्री का जो पॉलिसी है, दोनों का पॉलिसी सबसे नंबर 1 है देश की सुरक्षा। हर हाल में देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा के लिए जो जवान हैं, उनकी जो आयु सीमा है, वो जो जिसको बोलते हैं हम लोग फाइटिंग स्ट्रेंथ, उसमें आर्मी में भी 16 ईयर सर्विस से लेकर के और शॉर्ट सर्विस होता है। कोई जवान जबरदस्ती 20 साल में उनको कंपलसरी रिटायर भेज दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो जवान उस ड्यूटी के लायक फिट नहीं होता है, इसलिए आर्मी उसको भेज देती है। बट पैरामिलिट्री के अंदर ये बंदिशें नहीं है। आप चाहें तो पूरा 60 ईयर सर्विस कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टाइम अभी तो 25 ईयर्स कर दिया है गवर्नमेंट ने, नहीं तो 20 ईयर्स में भी आप वीआरएस जा सकते हैं। पर पैरामिलिट्री के अंदर भी कंडीशन सेम वही है। सिर्फ गवर्नमेंट बोलती है कि आप 60 साल में जा सकते हैं, पर कंडीशन वो नहीं है कि एक जवान 60 साल की सर्विस कर सके। यदि एक जवान 60 साल की सर्विस करता है तो फोर्स के अंदर कंडीशंस और व्यवस्थाएं ऐसी परेशानी है कि जवान वो 60 साल तक पहुंच ही नहीं सकता है। क्योंकि आर्मी के अंदर हो या नेवी के अंदर हो या एयरफोर्स के अंदर हो या पैरामिलिट्री के अंदर हो, जब जवान अपने घर द्वार छोड़ करके जब देश की सरहदों पर या देश की समस्याओं से वो जाकर लड़ता है, तो उसके पीछे उसका घर परिवार भी होता है। उसको वो भी समस्या, देश की समस्या भी देखनी है, अपने घर परिवार की भी समस्या देखनी है। तो एक समय आता है कि जब जवान देखता है कि नहीं, फोर्स का कंडीशन वो नहीं है कि मैं 60 साल तक नौकरी कर सकता हूं, तो वो जवान फिर मजबूरन 20 साल या 25 साल में वीआर ले करके और वो अपना पेंशन चला जाता है। और आर्मी के अंदर सेम वही होता है, उस जवान को 16 साल या 20 साल में जबरदस्ती गवर्नमेंट घर भेज देती है, ये बोल करके कि नहीं अब आप आगे ड्यूटी के लिए आप फिट नहीं है। तो बस अंतर इतना ही है कि आर्मी में जबरदस्ती भेज दिया जाता है और पैरामिलिट्री के अंदर जवान मजबूर होकर के जाता है। यदि पैरामिलिट्री में भी ये सुविधा दे दी जाएगी ना कि जो है वो फिटनेस को देख करके यदि सर्विस किया जाए, तो पैरामिलिट्री के अंदर भी वो 16 साल और 20 साल में कंपलसरी रिटायरमेंट वाला ऑप्शन करेंगे, तो वो सेम स्थिति वही होगी जो आज सेना के अंदर है। इस वजह से हम लोग को वीआर लेकर के आना पड़ता है। जो सिविल रूल में हम लोगों को डाल दिया, जबकि उससे बाहर होना चाहिए, जबकि हमारा पहले से अलग था। सारी रूल रेगुलेशन हमारी पैरामिलिट्री की बिल्कुल अलग थी, उसी में लाया जाए। जो पुरानी हमारे रूल रेगुलेशन हमारे थे उसको लागू किया जाए, जो सिविल रूल से हमको बाहर निकाला जाए, ताकि हर चीजें उसके अंदर कवर थी। पहले सीआरपीएफ का जो रूल हमारा पहले से चला आ रहा था उसमें पूरा कवर था, आज उससे हमको बाहर करके इन्होंने सिविल पैरामिलिट्री को सिविल फोर्स माना गया, सिविलियन माना गया, फोर्स भी नहीं, पैरामिलिट्री को सिविलियन माना गया है।
लेकिन जो सर्विंग जो उसका ऑपरेशनल जो ढांचा है वो पूरा डिफेंस का है, लेकिन उसको सुविधाएं देने के लिए वो रिटायर होने के बाद में वो पूरा सिविल रूल क्या उसके ऊपर लागू होता है। तो आप बताइए, तो हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं क्या हम सिविलियन हैं? क्या हम सिविलियन हैं? आज हम रिटायर आने के बाद में बाहर में हमको हमारा कोई पूछ परख नहीं है, आज हम यंग हैं। सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या ये सिविलियन है, तो हाँ। आप जितने भी पैरामिलिट्री के लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आप लिख के बताइए ताकि सरकार पढ़ सके, सुन सके कि आप क्या हैं, सिविलियन है क्या है। सर सिविलियन तो सिविलियन, हमको शहीद का दर्जा, हमें शहीद नहीं मानती है सरकार, पैरामिलिट्री को शहीद नहीं मानती है सरकार। और बताइए सर। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है कि एक बॉर्डर जहां पर 15-16 हजार की हाइट होती है, वहां पर 60 साल का सिपाही दुश्मन के 25-30 साल के सिपाही के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए सरकार को पॉलिसी रिव्यू करनी होगी, आज नहीं तो कल करनी होगी, क्योंकि कम्बैट पोटेंशियल तभी आएगा कि जब एज प्रोफाइल हमारा अच्छा होगा। हालांकि सरकार इसमें काम अच्छा कर रही है कि जो अभी अग्निवीर ला रही है, ओवरऑल इंटरेस्ट में तो है, लेकिन उनके रीसेटलमेंट का भी आवश्यकता है। अगर बॉर्डर में आप कम्बैट इफिशिएंसी चाहते हैं तो आपको 60 साल से घटे, क्योंकि आप जानते हैं 60 साल में घुटने काम नहीं करते, दौड़ना तो बात दूर सर की है। नक्सलियों के बारे में कहना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे सर्विंग किया हुआ है सर। नक्सली जो ऑपरेशन में जो अपने आते हैं लड़ाई करने सर, मैं सर 19 साल 20 साल 17 साल के लड़के होते हैं सर जो आर्म फोर्स से लड़ते हैं सर, और वही आर्म फोर्स यदि उनका वो एज दिखा जाए सर, उसमें सर 50 साल 40 साल 45 साल तक के लोग होते हैं सर ऑपरेशन में। देखिए ये देश के चाहे किसी भी हिस्से से लोग आए हों, वो ओपीएस देखिए हम भी कहते हैं कि भाई तमाम कर्मचारियों को मिलना चाहिए, लेकिन इनका जो है ये देश के लिए जीते हैं, देश के लिए जान तक देते हैं, जिसके लिए शायद हम आप थोड़ी देर के लिए सोचने भी लगे, लेकिन इनके लिए कोई सोचना नहीं होता कि क्या करना है, जान देना है तो देना है देश के लिए। तो वो कहते हैं कि भाई जो है हमें ओपीएस देने में क्या दिक्कत है, और बाकी हमें तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा कि अगर हम जान देते हैं देश के लिए तो कोई एक भाई को शहादत का दर्जा और एक भाई को शहादत का दर्जा क्यों नहीं। तो ये तो खैर सरकार को फैसला करना, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मांग को भी जल्दी पूरा करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।